हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिज़िक्स क्लासेस में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो जैसा आपको पता है कि हमने क्लास 10th साइंस स्टार्ट की हुई है और इसमें हमने केमिस्ट्री के अपने 2 चैप्टर देख लिए थे। पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण और दूसरा आपका चैप्टर था अम्ल, क्षार और लवण। तो 2 चैप्टर हम देख चुके थे। ये हमारा तीसरा चैप्टर है। अब हम जो तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर 9 होगा और उसका नाम होगा प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो जो हम प्रकाश चैप्टर पढ़ेंगे आज, उसमें हम फिजिक्स के 1 या 2 चैप्टर हम स्टार्ट कर लेंगे। कोई भी 2 चैप्टर हम ले लेंगे, इसके और इसके बाद वाला वो करेंगे, फिर बायोलॉजी कर लेंगे। तो ये हमारा क्रम रहने वाला है। आपकी बोर्ड परीक्षा से पहले आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहीं पर यूट्यूब पर फ्री क्लासेस आपको जो साइंस है उसका पूरा का पूरा कोर्स करा दूंगा। सारी की सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कुछ लाइव क्लास लेकर जब भी पॉसिबल होगा लाइव क्लास लूँगा, और जब भी पॉसिबल नहीं होगा तो आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। इसका थोड़ा सा पार्ट आपने देख लिया था लाइव क्लास में। कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से वो क्लास अधूरी रह गई थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। मैं दोबारा एक बार आप चीज़ों को रिकॉल करा देता हूँ आपके। सबसे पहले प्रकाश। तो आप लोगों ने मुझे बताया भी था कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या हम सारे के सारे प्रकाश को देख सकते हैं? तो आंसर है नहीं। जितना भी इस यूनिवर्स के अंदर लाइट है उसको हम, रेडिएशन है, उसको हम नहीं देख सकते। अब कहोगे कि सर हम तो देखते हैं जो भी आसपास हो रहा है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आपने कभी सब्जी गर्म की होगी माइक्रोवेव ओवन में। ओवन में से जो हीट निकलती है क्या आप देख पाते हो? आपका आंसर है नहीं। सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आपको आ रही हैं ओजोन परत पर, क्या आप उसको देख पा रहे हो? आंसर है हम सर नहीं देख पा रहे उसको। तो फिर कैसे गामा किरणों को देखते हो? नहीं देखते। जो एक्स किरणें डाली जाती है शरीर पर, जो आपकी इमेज लेती है, बोन जो टूटी हुई है, हड्डी टूटी हुई है, उसका पता लगाती है, क्या आप उसको देख सकते हो एक्स किरणों को? तो आंसर है नहीं सर, हम नहीं देख सकते। तो कौन कौन सी हमारे पास विकिरण होता है? सबसे पहले होती है गामा किरणें। ठीक है, एक होती है हमारे पास गामा किरणें, एक होती है एक्स किरणें, एक पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट लाइट, पराबैंगनी प्रकाश, फिर दृश्य प्रकाश, फिर अवरक्त किरणें, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंफ्रारेड, फिर सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव, उसके बाद लास्ट वाली होती है रेडियो तरंगे। क्या होती है? रेडियो तरंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप केवल दृश्य प्रकाश को देख पाते हो, किसको देख पाते हो? दृश्य प्रकाश को। ये तरंग दैर्ध्य है जिसको आप लैम्बडा लिखते हैं। तरंग दैर्ध्य क्या होती है? 2 क्रमागत शृंगों या गर्तों के बीच की दूरी कहलाती है तरंग दैर्ध्य। तो ये तरंग दैर्ध्यों के बढ़ता क्रम है। इसके अकॉर्डिंग गामा किरण की तरंग दैर्ध्य सबसे कम और रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। तो हम केवल दृश्य प्रकाश को देखते हैं। इस दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। कहीं कहीं पर आपको बुक में ये 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम या 8000 एंगस्ट्रॉम भी मिल जाएगा। तो घबराना नहीं है, दोनों एक ही बात है। तो जो दृश्य प्रकाश है आप देख पाते हो, दृश्य प्रकाश, उसकी तरंग दैर्ध्य 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो प्रकाश हम देखते हैं उसके क्या क्या गुण होते हैं? क्या क्या गुण होते हैं प्रकाश के? तो सबसे पहला प्रकाश का गुण होता है कि प्रकाश सरल या सीधी रेखा में गमन करता है। मतलब प्रकाश ऐसा नहीं है कि कोई ऑब्स्टेकल ना आए, कोई अवरोध ना आए फिर भी मुड़ जाए, लेकिन प्रकाश ऐसे सीधे चलेगा आपका। अगर कोई अवरोध आ गया तो उसको किनारे से क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। कब? जब कोई अवरोध आएगा, अवरोध आने से पहले वो नहीं मुड़ेगा। ठीक है, मतलब जो प्रकाश का पथ होता है वो एक सरल रेखा या सीधी रेखा होता है। उसके बाद दूसरा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। मैंने अभी आपको बताया प्रकाश कौन सी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। अब तरंग क्या होती है? तरंग एक माध्यम में डिस्टरबेंस होता है, विक्षोभ होता है। ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंगे। 9th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा होगा
और दूसरा होता है आपके पास यांत्रिक तरंगे। क्या होता है? यांत्रिक तरंगे। ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उनको बोलते हैं हम विद्युत चुंबकीय तरंगे, और जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं हम यांत्रिक तरंगे। जैसे आपने देखा होगा ध्वनि, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर कहीं पर माध्यम नहीं है तो हम आवाज़ एक दूसरे की नहीं सुन सकते। तो फिर आप कहोगे सर अगर हम अंतरिक्ष में चले जाएं जहाँ पर कोई माध्यम नहीं है तो क्या हम एक दूसरे को बोलकर नहीं बुला सकते, नाम से नहीं बुला सकते? अंजू मंजू रीना बीना इस तरह से नाम से बुला नहीं सकते? तो आंसर है नहीं। आप वहाँ पर किसी को नाम से बोलकर नहीं बुला सकते। क्यों नहीं बुला सकते? क्योंकि वहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं होता, और जब माध्यम नहीं होता तो ये तरंगे जो यांत्रिक तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे जो यांत्रिक तरंगे हैं, उनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता है। अब जब कोई माध्यम ही नहीं है तो ये ध्वनि तरंगे कैसे टकराएगी, कैसे तरंगे चलेंगी, कैसे आपके कानों में आवाज़ आएंगी? तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं आपके पास वो एक यांत्रिक तरंगे हैं, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और जो आपके पास प्रकाश है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो दूसरा पॉइंट हमने देखा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रकाश है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उनको चलने के लिए, जबकि आप देखेंगे कि जो यांत्रिक तरंगे हैं उनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 पॉइंट देखेंगे हम। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। अब ये अपारदर्शी वस्तु क्या होती है? ऐसी वस्तु जैसे ईंट पत्थर जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, उसकी शार्प शैडो बनाता है। शैडो छाया आप समझते होंगे, अगर आप खड़े हो जाए प्रकाश के रास्ते में तो आपकी छाया किस प्रकार से बनती है ये आप जानते हैं। चौथा, प्रकाश की चाल कहाँ? निर्वात में, और सबसे ज़्यादा होती है, ये आपको याद रखना है, 3 × 10⁸, या वैसे तो नंबर होता है 299, 792, 458 मीटर पर सेकंड, लेकिन इसको लिख देते हैं 3, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मीटर पर सेकंड, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, और वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 और 10⁸, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकंड। कितने बन गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो कितनी होती है? 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में प्रकाश 30 करोड़ मीटर चलता है। अगर आप इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 जीरो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो 3 लाख किलोमीटर चलता है 1 सेकंड में। कौन? प्रकाश। तो प्रकाश 1 सेकंड में कितना चलता है? 3 लाख किलोमीटर। क्या आप सोच सकते हैं इतनी दूरी की, इतनी स्पीड की आप कल्पना कर सकते हैं जितनी स्पीड से प्रकाश चलता है? तो क्या होता है? प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। और निर्वात में या वायु में इसकी चाल सबसे ज़्यादा होती है। अलग अलग आप माध्यम देखेंगे जैसे कांच, पानी, इन सब में इनकी प्रकाश की चाल कम होती चली जाती है। ठीक है, तो ये कितने गुण हो गए आपके? 4। प्रकाश के 4 गुण हो गए। आप और भी गुण लिख सकते हैं इसके। क्या गुण हो सकते हैं? और नंबर 5 इसका गुण हो सकता है कि जो प्रकाश है, दृश्य प्रकाश, उसकी तरंग दैर्ध्य है। अभी मैंने ऊपर लिखा कि जो दृश्य प्रकाश है उसकी तरंग दैर्ध्य है। आप लिख सकते हैं 5वां पॉइंट, कितनी? 3800 से कितनी होती है? 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। 6वां पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो आपका प्रकाश है, प्रकाश में किस किस का गुण होता है? प्रकाश में परावर्तन भी होता है। अभी देखते हैं परावर्तन क्या होगा। प्रकाश में अपवर्तन भी होगा, ये भी देखेंगे क्या होता है। प्रकाश में ध्रुवन भी होगा, इसके लिए आपको 11th में जाना पड़ेगा। प्रकाश में अपवर्तन भी होगा, हो गया, ठीक है। प्रकाश में व्यतिकरण भी होगा। तो ये सब गुण होते हैं जो प्रकाश के अंदर होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा प्रकाश के कितने गुण बन गए, या 6 और भी गुण हो सकते हैं, लेकिन हम अभी 6 की ही बात करते हैं। इसके बाद हम एक नया टॉपिक देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन। देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है।
यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, मैं आपको बता दूंगा। प्रकाश का परावर्तन क्या है? आपने एक यहाँ पर पृष्ठ लिया, इस पृष्ठ पर कलाई कर दी बहुत अच्छा पदार्थ की, जैसे कि चांदी। क्या कर दी? चांदी। चांदी की आपने यहाँ पर कलाई कर दी, पॉलिश कर दी। अब क्या होगा? जैसे ही आप इस पर प्रकाश को डालेंगे, जैसे ही प्रकाश को डाला, डालने पर ये इससे टकराकर वापस चला जाएगा। टकराकर क्या चला जाएगा? वापस। जैसे आपने एक बॉल ली, बॉल को मारा दीवार पर खींचकर, बॉल दीवार से टकराएगी और टकराकर वापस आ जाएगी। इसको बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन। मतलब किसी चीज़ से टकराना और टकराकर वापस आ जाना। तो प्रकाश जब किसी चिकने या चमकदार तल से टकराकर वापस लौट आता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का किसी चिकने या चमकदार तल से टकराकर वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ क्या नियम होते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे मैंने अभी आपको यहाँ एक पृष्ठ बनाया, इस पृष्ठ के ऊपर एक लंबवत लाइन होती है, लंबवत रेखा हम अज्यूम कर लेते हैं, इसको बोलते हैं हम अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। अब क्या होगा कि जो प्रकाश की किरण आ रही है, आना मतलब आपतित होना, तो इस किरण को बोलते हैं, ध्यान से समझना इस लाइन को, उस किरण को बोलते हैं हम आपतित किरण। तो जो भी प्रकाश की किरण आएगी उस किरण को बोलते हैं हम आपतित किरण, और जो टकराकर वापस जा रही है उसको बोलते हैं, यानी कि प्रकाश का परावर्तन हुआ है तो उसको बोलते हैं हम परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। तो दोबारा समझा देता हूँ कि आने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण, टकराकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पर ये मिलती है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। तो तीन चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर की। ये आपका कोई भी एक तल है, चिकना पृष्ठ है, पृष्ठ के लंबवत अगर कोई लाइन खींच दें तो वो लाइन कहलाती है आपकी अभिलंब। क्या कहलाती है? अभिलंब। दूसरा, जो प्रकाश की किरण आएगी, आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, और जो टकरा कर गई है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पर टकराई है उस बिंदु को बोलते हैं हम आपतन बिंदु। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए कि मुझे यहाँ दिक्कत है। तो आपतित, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, तीन चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अब आगे समझते हैं कोण के बारे में। यहाँ पर दो कोण बनने हैं। मैं पृष्ठ से बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ अभिलंब से। किससे बात की है मैंने? अभिलंब से। तो आप देखना यहाँ पर, क्या देखना कि आपतित किरण अभिलंब के साथ कुछ कोण बना रही है, परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ कुछ कोण बना रही है। मैं किससे बात कर रहा हूँ? याद रखना, मैं बात कर रहा हूँ अभिलंब से। मैं यहाँ से भी ले सकता था कोण को, लेकिन नहीं ले रहा। मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? अभिलंब की। तो आपतित यानी कि आने वाली किरण, देखिए अभिलंब से जो कोण बना रही है उस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। आपतित किरण बना रही है तो क्या बोलते हैं? आपतन कोण। कंफ्यूज नहीं होना, आपतित किरण है, आपतन कोण है। ठीक है। तो आने वाली प्रकाश की किरण, आपतित किरण, जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसको आपतन कोण बोलते हैं, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको परावर्तन कोण बोलते हैं। कोण, परावर्तन, आपतन, बाद में सब में ना आ रहा है। ठीक है। और आपतित, परावर्तित इसमें ता आ रहा है। तो आप देखेंगे कि आपतित किरण, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। अगर पूछा जाए परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको परावर्तन कोण बोलते हैं। अब इतना बड़ा तो नाम लिखेंगे नहीं। आपतन का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस का मतलब आई। तो आपतन कोण को किससे लिखते हैं? आर से, सॉरी आई से। और परावर्तन कोण का मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन आर, तो इसको किससे लिखते हैं? आर से। तो आई यहाँ पर क्या बन गया? आपतन कोण, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या बन गया आपके पास? परावर्तन कोण। क्या बना? परावर्तन कोण। तो इस तरह से मैंने आपको समझाया। प्रकाश का परावर्तन यहाँ लिखा हुआ है, उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ। ये देखिए, उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण
अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। मतलब क्या है, आप इसकी परिभाषा इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैं आपको लिखवा देता हूँ कि जब कोई प्रकाश किसी चिकने या चमकदार तल से टकराता है तो वो उस तल से टकराकर वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या आप इस तरह से लिख सकते हैं, प्रकाश का किसी चिकने या चमकदार तल से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का किसी चिकने या चमकदार तल से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं, ये भी पूछा जाता है आपसे, क्या प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं, इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। तो आपके जो प्रकाश का परावर्तन है, उस प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि जो आपने देखा था आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दोबारा समझ लीजिए कि आपतित किरण ये वाली, आपतन बिंदु पर अभिलंब ये वाला, और परावर्तित किरण, हम तीन की बात कर रहे हैं जो शुरू में मैंने आपको पढ़ाया था, वो तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला बन गया। दूसरा, जो कोण आप देख रहे हैं आई और आर हमेशा बराबर होते हैं। तो दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है, परावर्तन के। तो पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, तो आप लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आई बराबर आ। यहाँ पर जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया है, इन्होंने भी यहाँ पर आपको डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। ये आपका देखिए एक तल है, ये एक तल है, चांदी की पॉलिश की हुई है इस पर। एक प्रकाश की किरण आई, ये प्रकाश की किरण आई, देखो ये प्रकाश की किरण आई, टकराकर वापस चली गई, एरो से दिखाया हुआ है। आने वाली किरण को नाम दिया आपतित किरण, टकराकर जाने वाली को नाम दिया परावर्तित किरण, और इस पर जो परपेंडिकुलर खींचा है इन्होंने, लंब खींचा है, उसको बोला अभिलंब। अब आप यहाँ देखेंगे कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है उसको कहा इन्होंने आपतन कोण, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है उसको कहा आर, यानी कि परावर्तन कोण। तो इस तरह से हमारा प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट होता है। अब जो नया टॉपिक है वो हम देखेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो नया टॉपिक है हमारा प्रतिबिंब। अब देखते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज, वो इमेज नहीं जो आपकी समाज में बनी हुई है, दूसरी इमेज। इमेज का मतलब आपका चेहरा, आपका कैसा दिखेगा। अगर आप दर्पण में देखेंगे, आप क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अगर आपने आपको एक दर्पण में देखने लगे तो वो आपकी इमेज है। दोनों का अंतर आपको समझ में आना चाहिए। आप दर्पण के सामने अगर मोमबत्ती लेकर खड़े हो जाएं तो मोमबत्ती और आप क्या है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन जो शीशे में आपकी दोनों को दिखाई दे रहा है वो आपकी इमेज है। क्या है, इमेज है कि इमेज कैसी दिखाई दे रही है। तो प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद होती है या प्रतिच्छेद प्रतीत होती है। मान लीजिए एक किरण ये आ रही थी, दूसरे किरण ये जा रही थी, तो जहाँ पर दोनों ये टकराई, जहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को काटा, वहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब क्या होता है कि किसी भी दर्पण से परावर्तन के पश्चात, या हम देखेंगे लेंस से अपवर्तन के पश्चात, वो बाद में देखेंगे, जो भी किरणें होती हैं या तो दो बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही होंगी या दो बिंदु पर एक्चुअल में मिल रही होंगी, उसको बोलते हैं हम प्रतिबिंब। जैसे एक ये जा रही थी, एक ये जा रही थी, दो मिल रही हैं, तो इसी बिंदु पर बन जाएगा आपका प्रतिबिंब। क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। या तो मिलेगा, या इस तरह से आप देखेंगे, यहाँ पर आपको कहीं दिख नहीं रहा तो लेकिन पीछे से देखेंगे कहीं से आ रहा होगा ये, ठीक है। तो या तो मिलेगा या मिलता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा, उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं आपके, या तो एक्चुअल में मिल रहा होगा या मिलता हुआ प्रतीत हो रहा होगा। तो जो वास्तविक में मिल रहा है, दो बिंदु, दो रेखा, दो प्रकाश किरण वास्तव में काट रही हैं एक दूसरे को, तो ऐसा प्रतिबिंब आपका वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। और जहाँ पर वास्तव में नहीं मिल रहा, पीछे मिलता हुआ कहीं प्रतीत हो रहा है, तो ऐसे को हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। दोबारा समझ लीजिए, प्रतिबिंब क्या है, आपकी इमेज है जहाँ पर दो प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं।
अब वो प्रतिच्छेद कर भी सकती हैं, अगर कर रही होगी हमें दिख रहा है वास्तव में कर रही है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब, और अगर ऐसा लग रहा है कि वो पीछे जाकर कहीं मिलेंगी दूर जाकर तो वो प्रतिबिंब आपका आभासी प्रतिबिंब होगा, वर्चुअल इमेज बनेगी। इसको बोलते हैं हम रियल इमेज और इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो पढ़ते हैं वास्तविक और प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। पहला, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद होती हैं। अभी मैंने आपको समझाया, जब रियल में मिलेगी प्रकाश की किरणें तो वो बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद होती प्रतीत होती हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि अगर ऐसा लगेगा कि दोनों प्रतिच्छेद हो रही हैं तो उसको बोलते हैं हम आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब। उसके बाद दूसरा, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसको आप स्क्रीन, पर्दे का मतलब क्या है यहाँ पर? स्क्रीन। जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसको आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरा, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ये याद रखना कि वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि आप सुबह सुबह स्कूल जाते हो, 10 बार शीशे के सामने खड़े होकर देखते होगे अपने चेहरा, तो आप अपने चेहरे को कैसा देखते हो? सीधा या उल्टा? जल्दी बताइए। तो आप जैसे खड़े हैं सीधे, क्या उल्टे दिखते हो? पैर आपके ऊपर दिखते हैं? नहीं, सीधे दिखते हैं। और सीधा प्रतिबिंब जो दिखता है वो आभासी होता है। तो आपका समतल दर्पण के सामने जो आप दर्पण यूज करते हो वो समतल दर्पण है। तो आपका समतल दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बना है वो प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है। कैसा है? आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, तो आपका प्रतिबिंब आभासी बना है। वही आपका टॉपिक आ गया आगे, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, कि समतल दर्पण द्वारा आपका प्रतिबिंब कैसे बनता है, यही आपका टॉपिक है नेक्स्ट। तो देखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक समतल दर्पण आपको दिखाया गया है। इस दर्पण पर पीछे क्या कर दी है इन्होंने? कलाई कर दी है। क्या कर दी है? कलाई। अब आप देखेंगे इसकी मुख्य अक्ष है ये, इस तरह से कोई अक्ष है एक। ठीक है, इसकी अक्ष पर एक वस्तु रखी है, इस वस्तु को नाम दिया उन्होंने AB। मतलब यहाँ पर आप खड़े हो, ये मान लीजिए आप हैं। ठीक है, क्या है ये? आप खड़े हैं। आप समतल दर्पण के सामने खड़े हैं, ये दर्पण है, ये आप खड़े हैं यहाँ पर। अब क्या होगा कि जो आपकी प्रकाश की किरणें हैं किस तरह से इसके पास चलेगी? आप यहाँ पर दिखाया हुआ है, पहली प्रकाश की किरणें सीधी जाएगी इस तरह से, ऐसे। दूसरी प्रकाश की किरणें कहाँ जाएगी? इसके इस तरह से मुड़कर। अब क्या होगा? जिस तरह से जिस एंगल पर ये गई आई है उसी एंगल पर वापस चली जाएगी। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि प्रकाश के परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस तरह से ये आई थी और इस तरह से ये चली गई। अब आप देखोगे क्या कहीं आपको मिलता हुआ ये प्रतीत हो रहा है? देखो, एक किरण ये जा रही है, दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको। एक किरण ये जा रही है, दूसरे पेन से बना देता हूँ। देखो, एक किरण ये जा रही है, एक किरण ये जा रही है। ये आई से आई थी और ये कहाँ चली गई? आर पर। क्या आपको ये दोनों किरणें कहीं लग रहा है कि मिल रही हैं? तो आंसर है नहीं मिल रही। तो अब हम क्या करते हैं? तो यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब तो नहीं बनेगा क्योंकि वो अपने आप नहीं मिल रही। हमने देखा, हमने इसको पीछे बढ़ाया और इसको पीछे बढ़ाया तो देखा ये कहीं जाकर दर्पण के पीछे क्या हुई? मिलती हुई प्रतीत हुई। और यहीं पर क्या बनती है? इसकी इमेज बनती है A' B'। क्या बनती है? इसकी इमेज दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये प्रतिबिंब आपका आभासी होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आप कहेंगे समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। दूसरा पीछे पूछेंगे कि जी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अभी मैं आपसे क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। कहाँ बनता है प्रतिबिंब? दर्पण के पीछे। तीसरा क्या होगा? आप देखेंगे जितनी हाइट की यहाँ पर क्या है वस्तु थी, जितने हाइट के आप थे उतनी ही हाइट की आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा। मतलब आवर्धन उसका 1 होता है। आवर्धन क्या होता है? जितने गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगर आवर्धन 2 है तो मतलब 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। आवर्धन 3 है तो मतलब 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसका मतलब ये होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसा होता है? +1। तो अब
जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब है वो बनता है, कैसे बनता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमेशा जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा है, आभासी और सीधा। अभी मैंने आपको बताया कि इस दर्पण के द्वारा, यानी कि समतल दर्पण के द्वारा, समतल का मतलब जो एक सीधा समतल तार, समतल इस तरह से, तो जो आभासी बनता है प्रतिबिंब, और आभासी के साथ साथ कैसा बनता है, सीधा। आप अपना फेस जो देखते हैं वो सीधा दिखता है, लेकिन वो प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अभी मैंने आपको समझाया कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार हमेशा वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर। तीसरा, प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी है। मतलब अगर ये दूरी u है और ये v है तो u बराबर v होगा। मतलब 5 सेंटीमीटर पीछे खड़े हैं आप, तो 5 सेंटीमीटर आगे ही दर्पण से क्या बनेगा, प्रतिबिंब। यानी कि प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितने वस्तु की दर्पण से दूरी है। मतलब आप दर्पण से 3 सेंटीमीटर आगे खड़े होगे तो प्रतिबिंब दर्पण के 3 सेंटीमीटर ही पीछे बनेगा। ठीक है। चौथा, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। अब ये क्या होता है, पार्श्व परिवर्तित क्या होता है, ये टर्म मैं आपको समझा देता हूँ। पार्श्व परिवर्तन, इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां। क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर आप समतल दर्पण के सामने खड़े हो, समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अगर अपना आप दायां हाथ उठाएंगे तो आप उसको फोटो क्लिक करना, आपको लगेगा कि वो बायां हाथ था। अगर बायां हाथ उठाएंगे तो आपको लगेगा कि ये दायां हाथ था। तो ये कहलाता है पार्श्व परिवर्तन। क्या कहलाता है, पार्श्व परिवर्तन, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है। तो इसमें दायां भाग बायां प्रतीत होगा और बायां भाग दायां प्रतीत होगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अब आपका समतल दर्पण टॉपिक खत्म हो गया, अब आपका चलेगा गोलीय दर्पण। तो मैं आपके कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ समतल दर्पण के, आपको इनके आंसर बताने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी है। देखो समतल दर्पण की फोकस दूरी आप देखेंगे कि जो समतल दर्पण है वो इस तरह से सीधा बनता है। अगर मैं इस तरह से कोई एक कर्व बनाऊं तो इसकी फोकस दूरी आप देखेंगे इधर से खींचेगा ये इस तरह से। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है आपके पास, बताइए जल्दी। समतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, अनंत या शून्य। तो जो समतल दर्पण होगा आपका, उसकी आप देखेंगे वक्रता त्रिज्या भी अनंत होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है इसकी, अनंत। और फोकस दूरी भी क्या होती है इसकी, अनंत होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर 2 समांतर प्रकाश की किरणें आए तो इससे परावर्तन होकर वो किरणें हमेशा समांतर ही निकल जाएंगी और ऐसा लगेगा कहीं अनंत पर जाकर मिलेगी, और उसी को बोलते हैं फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होगी इसकी, अनंत होगी। ये भी पॉइंट आप इसमें लिख लेना कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत। और समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है, अनंत होती है। अभी जो मैं आपको टॉपिक करा रहा था ऊपर, उसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को, कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, अनंत। दर्पण यहाँ दिखाया हुआ था, ठीक है। ये तो आप इसमें 4 पॉइंट थे, 5वां लिख सकते हैं कि इसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत, और वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है, अनंत। क्या होती है, अनंत। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 2, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। अभी मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले आप खड़े होंगे तो आपको सीधा दिखेगा, तो सीधा, उल्टा तो इस उल्टा ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, या तो ये होगा या ये होगा, तो सीधा दिखेगा। लेकिन प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी। तो कैसा होता है, आभासी तथा सीधा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है। ये अवतल दर्पण से है रिलेटेड, ये बाद में आएगा। एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी, और कैसा होता है, सीधा। ठीक है, आभासी और कैसा होता है, सीधा। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इसके। एक समतल दर्पण का आवर्धन वन है, इसका अर्थ क्या है। तो मैंने आपको बताया, इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब की लंबाई किसके बराबर है, वस्तु की लंबाई के। मतलब अगर आप 6 सेंटीमीटर के हैं, अगर कोई मोमबत्ती है 6 सेंटीमीटर की है, तो दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी लंबाई भी कितनी आएगी, 6 ही सेंटीमीटर आएगी। इसका अर्थ ये है। ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद जो हम देखेंगे वो देखेंगे अपने गोलीय दर्पण।
ठीक है, समतल दर्पण अपना खत्म हो गया। अब हम जो टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। तो चलिए फिर ख़त्म करते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं फिर नई वीडियो में। धन्यवाद।